मैं महेंद्र यादव सेवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन इस्लामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का अपना टॉपिक है समरूप आवेशित अचालक गोलीय कोशिका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो देखो कि हमने इससे पहले जो पढ़ा था उसके अंदर हमने एक में ये पढ़ा था कि खोखला गोला पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था चालक गोला। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है अचालक गोला। ये अपने टॉपिक। तो देखो खोखला गोला था, इसको हमने आवेश देंगे तो अगर अंदर से खोखला ही है तो आवेश अंदर तो हवा में रह नहीं सकता, तो फिर वो आवेश कहाँ होगा, इसके सरफेस पर होगा, पृष्ठ पे। तो जो भी अगर हम इसको आवेश देंगे वो इसके अंदर न होकर के हमें कहाँ मिलेगा, पृष्ठ पर मिलेगा। तो हम इसके लिए बाहर की तरफ ऐसे शो कर रहे हैं और आवेश पृष्ठ पर है तो वहां पर कैसा आवेश घनत्व होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा यूज होगा। इसके बाद जो अगला अपना टॉपिक आया था वो था चालक गोला है। और हम ये जानते हैं कि जो चालक होता है उसके अंदर आवेश गति कर सकते हैं, क्योंकि चालक होते हैं, चालक में आवेश यानी इलेक्ट्रॉन तो वो आसानी से गति कर सकते हैं। अचालक होता है उसमें गति नहीं कर सकते। तो चालक गोला है और अंदर से भरा हुआ है। देखो जहां पर भी अकेले चालक का नाम आता है, देखो नाम ऐसे मिल सकता है कि चालक, दूसरा नाम मिलेगा ये सॉरी एक तो मिलेगा गोला, एक नाम आता है खोखला गोला। ये वाला तो खोखला गोला। तो खोखला गोला है मतलब अंदर से वो खाली है, और अकेले गोले का नाम आता है कि एक गोला है, इसका मतलब वो अंदर से भरा हुआ है। ये इसके साथ में नाम ठोस गोला भी आ सकता है और अकेला गोला भी नाम आ सकता है। तो हम उसको यही मान लेंगे कि अंदर से भरा हुआ है, लेकिन अगर उससे पहले वर्ड खोखला जुड़ जाएगा तो अपन मान लेंगे कि अंदर से वो खाली है। और यहाँ देखो ये चालक खोखला गोला है तो अंदर से खाली था, तो इसका आवेश इसके सरफेस पर होगा। यहाँ जो ये गोला है ये चालक गोला यानी अंदर से भरा हुआ है। अब अंदर से भरा हुआ है तो हम इसको अंदर आयतन में अगर आवेश दे देंगे तो अंदर ही होगा क्या। तो हम ये देखेंगे कि पहले क्या लिखा हुआ है चालक, और चालक में आवेश गति करके पृष्ठ पे आ सकता है। तो ये अंदर न रह करके इनमें प्रतिकर्षण बल होगा, और प्रतिकर्षण बल लगेगा यानी ये फिर गति कर सकते हैं, गति करना अलाउ है। तो फिर ये कहां पर पहुंच जाएंगे, सरफेस पर, और इसके अंदर एक भी आवेश नहीं रहेगा, कंप्लीट कहां पर होगा, सरफेस पर होगा। तो ये जो भी चालक गोला होता है वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे खोखला गोला है। फिर भी देखो अंदर से तो ये भरा हुआ है, इसके अंदर मैटर है, पदार्थ है, लेकिन आवेश सिर्फ इसके पृष्ठ पर ही है। इसमें अंदर इसके पदार्थ नहीं है, खाली है, और आवेश भी इसमें भी पृष्ठ पर है। तो ये दोनों आवेश के लिए देखें तो एक जैसा व्यवहार करते हैं। तो जो रिजल्ट इसके आएंगे विद्युत क्षेत्र के वही रिजल्ट इसके होंगे। और इन दोनों के रिजल्ट हम कल पढ़ चुके थे कि इसकी वजह से जो बाहर हम विद्युत क्षेत्र देख रहे थे वो के अपॉन आर स्क्वायर आ रहा था, और सिग्मा की फॉर्म में आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था। इसके जो सरफेस पर आया था तो वो आया था के अपॉन कैपिटल आर था, क्योंकि इसकी रेडियस कैपिटल आर थी, और इसके इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 0। ये तीनों कंडीशंस पे हमने कल देख लिया था। और यहाँ से हमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो ये देखने को मिला था कि गोले से बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए ये गोला ऐसा व्यवहार करता है कि इसका जो संपूर्ण आवेश है वो इसके सेंटर पे रखा हुआ है, लेकिन हम इसके इन साइड में जा रहे थे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 थी, तो ये ऐसा बिहेव नहीं कर रहा था कि आवेश इसके सेंटर पे रखा हुआ है। ये सब जानकारी हमने कल प्राप्त कर ली थी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अचालक गोला। अचालक गोला है, इसका मतलब देखो इसने कहीं खोखले का नाम नहीं लिखा है। अगर ये कहीं पर खोखले का नाम नहीं लिखता है तो फिर अपन क्या समझेंगे कि वो एक ठोस गोला है। तो है तो ये ठोस गोला, यानी इसके अंदर पदार्थ भरा हुआ है। फिर कह रहा है कि अचालक है। अचालक का मतलब क्या है
कि जो आवेश है वो गति नहीं कर सकता, आवेश गति नहीं कर सकता। तो इसके अंदर आवेश गति नहीं करेगा तो फिर जहां है वो वही रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि अचालक गोला है, इसको अंदर आवेश दे देते हैं। अब इसको हम अंदर आवेश दे देंगे, प्लस आवेश देने का मतलब क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ प्लस है, इसका मतलब हमने इसे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। इससे इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो फिर इसके ऊपर कैसा आवेश बनेगा, धनावेश आ जाएगा। इसलिए इसमें हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं, और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आई है और इसके ऊपर धनावेश बन गया है। और मान लेते हैं कि हमने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आयतन से निकाले हैं, तो ये आवेश कहाँ बनेगा, इसके अंदर आयतन में ही आवेश होगा। अब इसके अंदर और ये है क्या, अचालक है। अचालक में आवेश गति नहीं करते, यानी इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल तो काम कर रहा है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मोशन कर पाए, क्योंकि इसके लिए बाउंड्री के मोशन नहीं कर सकते। तो ये इसके अंदर आयतन में ही आवेश होगा कंप्लीट। अब अगर इसका आवेश इसके अंदर ही रहेगा तो अंदर क्या, इसकी वॉल्यूम, हम आयतन की बात कर रहे हैं, तो जो इसका आवेश है वो इसके संपूर्ण आयतन में वितरित है। और जब आवेश आयतन में वितरित होता है तो वहां पर आयतन आवेश घनत्व यूज होता है, और आयतन आवेश घनत्व के लिए अपन रो वर्ड यूज करते हैं। तो रो इसका आयतन आवेश घनत्व है। टोटल आवेश क्यू हमने मान रखा है कि पटस का क्यू आवेश है, इसकी त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, और इससे भिन्न भिन्न स्थितियां की हम गोले के बाहर, तो ये तो बाहर वाला बिंदु हो गया कि कोई पॉइंट गोले के बाहर हो, तब वहां विद्युत क्षेत्र ई का मान कितना होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि गोले के सरफेस यानी पृष्ठ पर, तो इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकालें तो इसको कहेंगे हम पृष्ठ पर। अब देखो गोले के बाहर है और इसकी त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल आर है, तो यहां से इसको हम स्मॉल आर कहेंगे। तो गोले के बाहर वाले बिंदु के लिए जो आर है ये कैपिटल आर से ज्यादा होगा, तो हम इसको ये शो कर देते हैं। फिर हम इसके सरफेस पर आते हैं, तो सरफेस के लिए जो आर है ये आर यहां हो जाएगी इतना सा, और ये आर किसके इक्वल होता है, कैपिटल आर के, तो अपन इसको लिख देंगे कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ये किसके लिए है, पृष्ठ के लिए। इसके बाद में जाकर के अगर हम इसके अंदर की बात करें, बाहर पृष्ठ पर और अंदर, तो अंदर चले जाएंगे, तो इसकी बात करें इस पॉइंट पे, तो इसके लिए आर, तो ये त्रिज्या से भी कम है, तो गोले के अंदर के लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि आर की वैल्यू कम है कैपिटल आर से। और कैपिटल आर क्या है, जो अचालक गोला है उसकी त्रिज्या है। तो हम इस टॉपिक के अंदर 3 स्थितियां हैं, उन पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और इसके साथ में इनकी रिजल्ट देखेंगे, और फिर ये लास्ट में ये देखेंगे कि रिजल्ट है वो उनमें विद्युत क्षेत्र ई और आर कैसे बिहेव करते हैं, तो उनका वो एक ग्राफ हम खींचेंगे, और इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये हमारे पास एक आर त्रिज्या का अचालक गोला है, और इसमें हमने जो आवेश दिया है वो इसके आयतन में है। अचालक होने की वजह से आवेश गति नहीं करेगा, आवेश गति नहीं करेगा तो वो सरफेस पे नहीं आएगा। इसका मतलब जहां आवेश है वो वहीं की वहीं रहेगा, और ये इसका सेंटर है, और सेंटर को हम ओ से लिख देते हैं। आर इसकी त्रिज्या है, और इसको मैं लिखूं कि अचालक ठोस गोला या गोला लिख देते हैं।
और साथ में हम कहें तो ये आवेशित भी। तो अचालक आवेशित गोला है, और आवेशित भी कैसा है, हमने इसको धनावेश दिया है, तो ये धन आवेश से आवेशित गोला है, और जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि आर इसकी त्रिज्या है। अगर हम गोले के बाहर बिंदु की बात करें तो इससे आर डिस्टेंस पर, यहां आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, बिंदु पी है, और हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई पता करना है कि कितना होगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इस अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। और हम यहाँ लिख देते हैं कि R क्या है, R ये अचालक गोले की त्रिज्या है जो बाद में लिख देंगे। अब देखो, तो जो पहला अपना है गोले के बाहर स्थित बिंदु, गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, और यानी R की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा है, हमें E की वैल्यू निकालना है। तो देखो, इसके लिए हमें वही 4 स्टेप याद रखनी है। तो सबसे पहले हम याद करें कि जब भी हमें गाउस, इसके अगर अपन गाउस का नियम अप्लाई करें तो ये बहुत ही आसानी से निकल सकता है, और गाउस का नियम अप्लाई करें तो हमें 4 स्टेप याद होनी चाहिए। पहली स्टेप हमारी ये थी कि गाउसियन सरफेस का चयन करना, गाउसियन सरफेस का चयन करके, और फिर उसके बाद में विद्युत क्षेत्र E और विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के मध्य का कोण थीटा, इसको हम प्रदर्शित करेंगे गाउसियन सरफेस पर। फिर हमारा जो दूसरा टारगेट था वो था फ्लक्स की वैल्यू निकालना, E वेक्टर डॉट ds। जो फिर हमारा तीसरा स्टेप था वो था कि इसमें गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश लेना, कि गाउसियन पृष्ठ में कितना आवेश है। और फिर हमारी जो 4th स्टेप थी वो थी कि गाउस थ्योरम अप्लाई करना, या गाउस का नियम अप्लाई करना, और उसमें सारी वैल्यू रख के और हम विद्युत क्षेत्र E निकालते हैं। तो हम इसके लिए गाउसियन सरफेस का चयन करते हैं, और गाउसियन सरफेस ऐसा ढूंढते हैं कि जिसके लिए विद्युत क्षेत्र E लगभग सभी पॉइंट्स के ऊपर सेम हो, और जो थीटा है वो भी लगभग हमें सेम मिले। अगर ना भी होगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हमारा डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि लगभग हमें सेम ही मिल जाए, ताकि हमें ज्यादा डेरिवेशन सोल्व ना करना पड़े और हमारा आंसर भी जल्दी से हमें मिल जाए जो हम चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र है वो तृतीय दिशा में बाहर की तरफ जा रहा है, सभी दिशाओं में विद्युत क्षेत्र जा रहा है। तो हम सिमेट्री से देखते हैं, तो यहाँ पर एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ कुछ इसके लिए ठीक हो सकता है। तो हम गोलाकार एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और जो गाउसियन पृष्ठ है इसको हम डैश डैश से दिखा देते हैं। तो जो डैश डैश से हम शो कर रहे हैं ये गाउसियन सरफेस है, ये इसका हमने गाउसियन सरफेस बनाया है। ये अब ये भी हमने कहा था कि जो गाउसियन सरफेस है वो उस बिंदु से गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वो वाला जो पॉइंट है वो ये P है। और अब इस गाउसियन सरफेस की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, और कैपिटल R क्या है, इस अचालक गोले की त्रिज्या है। अब हमने गाउसियन सरफेस तो चूज कर लिया है, अब उसके ऊपर हम E और थीटा को देखते हैं, और उसको कहाँ सेम है या नहीं है इसका पता करते हैं। तो देखो, हम यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं। अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर होगी, और बाहर हमने यहाँ मान लिया है कि अल्पांश क्षेत्रफल ds है। तो ds की डायरेक्शन तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी, और प्लस का विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ जा रहा है। तो इस पॉइंट पर देखें तो विद्युत क्षेत्र हमें बाहर जाता हुआ दिखेगा E, तो जो E है वो बाहर की तरफ जा रहा है। अब E भी बाहर की तरफ जा रहा है, और जो ये ds है वो भी बाहर की तरफ जा रहा है। तो E और ds इन दोनों के बीच में थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा।
क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो हम ये लिख देते हैं कि यहाँ इस कंडीशन में थीटा कितना होगा 0 डिग्री। अब देखो हम सेंटर से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P है, वहां विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो यहाँ से कितनी दूरी पर निकाल रहे हैं r डिस्टेंस पर, और आवेश भी एक समान रूप से वितरित है। अब हम कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने मान लो कि एक पॉइंट ये ले लिया है P प्राइम, तो हम इस P प्राइम पॉइंट की बात करें तो यहाँ भी एक अल्पहांश क्षेत्रफल होगा, और इस अल्पहांश क्षेत्रफल की दिशा तल के लगभग बाहर की तरफ होगी, तो ये इसकी ds वेक्टर की डायरेक्शन है। अब अगर हम इसी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र देखें तो तिरछे दिशा में विद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ जा रहा है, तो E इधर ही जाएगा, तो E और ds के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो यहाँ भी थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा। फिर देखो यहाँ अगर हम विद्युत क्षेत्र E देखें, क्या ये दोनों यहाँ का E और क्या यहाँ का E दोनों सेम ही होगा, तो यहां से अगर हम स्मॉल r डिस्टेंस पे विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं और यहाँ देखें तो वो स्मॉल r त्रिज्या है, तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र कितनी दूरी पर है स्मॉल r दूरी पर है, तो फिर यहाँ पर भी हम कहेंगे कि E की वैल्यू वो ही होगी जो यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी r डिस्टेंस पे विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर भी r डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र है, तो दोनों जगह ही विद्युत क्षेत्र सेम होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पॉइंट पे देखें तो भी ds डायरेक्शन बाहर और जो इसका विद्युत क्षेत्र है वो भी बाहर की तरफ होगा, तो इस जगह भी थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो सब जगह हमें जो थीटा दिख रहा है वो 0 डिग्री दिख रहा है, और थीटा 0 होगा तो हम ये कह सकते हैं कि E की वैल्यू भी हमें लगभग पार्ट्स के ऊपर सेम ही दिख रही है, और जो थीटा है वो भी हमें सेम 0 डिग्री दिख रहा है। इसलिए जो हमने गोलाकार गाउसियन सरफेस का चयन किया है वो हमारे लिए सुटेबल होगा। तो हम यह लिखें कि जो स्मॉल ये कैपिटल R है ये क्या है, तो अचानक गोले की त्रिज्या, और जो इसका स्मॉल r है वो क्या है गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या, और हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो टोटल आवेश है आयतन में वो Q है, और जो इसका आवेश घनत्व है वो मान लेते हैं कि ρ है। तो Q क्या है अचानक गोले पर उपस्थित आवेश, और ये अचानक गोले के अंदर आवेश कहाँ है, तो हम कह सकते हैं कि आयतन में परिपथ है, आयतन में परिपथ है। तो यहां अगर हम आयतन ये आवेश घनत्व यूज लेंगे तो कौन सा आवेश घनत्व यूज होगा, आयतन आवेश घनत्व यूज होगा। तो यहां अगर हम रो कहें तो ये हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व, ये अपन कह सकते हैं। और भी अगर हम यहाँ पर आयतन लिखना चाहें तो अचानक गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और गाउसियन पृष्ठ के आयतन की बात करें तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब आ जाएगा, क्योंकि गाउसियन की त्रिज्या कितनी है r है। तो ये सब हम इनके सबके नोटेशन दे चुके हैं। अब हम जो पहला टारगेट था वो भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो दूसरा हम विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो गाउसियन पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो मैं देखूं कि गाउसियन पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स, तो गाउसियन पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ये जो हमारा है ये गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है। तो इससे फ्लक्स निकालने के तो अपन करते क्या है कि जो गाउसियन पृष्ठ दिख रहा है इसके छोटे से पार्ट पे जो क्षेत्रफल है इससे संबंधित फ्लक्स निकाल देंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो
टोटल जो सरफेस है इसका फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो यहाँ मैं ये कहूँ कि अल्फांस पार्ट का फ्लक्स तो वो कितना हो जाएगा, देखो ये बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ के लिए आ जाएगा ये ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू, ये इससे फ्लक्स होगा छोटे से पार्ट का। इसके लिए देखो ई वेक्टर का मोड डॉट हटाते हैं तो ds वेक्टर का मोड cos और थीटा। अब यहाँ ई भी इधर ही जा रहा है, ds भी इधर ही जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा cos 0। फिर इसका आगे सोल्व करेंगे, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर, यहाँ ई की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ई वेक्टर का मोड उसको ई लिख देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ds वेक्टर का मोड है इसको क्या लिख देते हैं ds, और यहाँ पर cos 0 तो cos 0 का वैल्यू 1 होगी तो ये यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू ई, और ds किसकी बात है, गॉसियन पृष्ठ की। तो गॉसियन पृष्ठ का छोटे से भाग का क्षेत्रफल है, हमें चाहिए गॉसियन पृष्ठ के टोटल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और टोटल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, और गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है कैपिटल R। तो यहाँ जो ds की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ क्षेत्रफल लेना है। ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। इसके बाद जो हमारा अगला काम है वो है कि इसमें गॉसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश का मान निकालना। तो गॉसियन पृष्ठ में कितना परिबद्ध आवेश होगा वो हम कैलकुलेट करें। तो इसके अंदर देखो कि जो गॉसियन पृष्ठ है इसके अंदर कितना आवेश है, तो अचानक गोला है वो कंप्लीट गॉसियन पृष्ठ के अंदर ही है, तो अंदर होगा तो टोटल आवेश है वो इसके अंदर आ जाएगा। क्यों, तो हम लिख सकते हैं कि गॉसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, तो गॉसियन पृष्ठ में कितना परिबद्ध आवेश होगा, तो समेशन Q इक्वल टू कैपिटल Q आ जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। थर्ड हमारा जो स्टेप है ये भी कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ जो स्टेप है वो ये है कि गॉसियन थ्योरम अप्लाई करो। तो मैं लिख दूं कि गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम क्या कहता है, विद्युत फ्लक्स वो इक्वल होता है कि गॉसियन सरफेस में कितना आवेश परिबद्ध है उसमें एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर दो, वो गॉसियन नियम या गॉसियन थ्योरम होती है। अब अगला काम क्या है कि इसके अंदर सारी वैल्यू रख देते हैं। तो जो ये तीसरा इक्वेशन है इसमें पहले इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन से वैल्यू रख देते हैं और इससे हम विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ समीकरण 3 में 1 व 2 का मान रखने का, समीकरण 3 में 1 व 2 का मान रखने पर समीकरण 3 ये रहा, तो ई डॉट ds की जगह जाएगा ई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू समेशन Q की वैल्यू है कैपिटल Q एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जो E की वैल्यू आएगी वो Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन। इसको भी अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई के पास लिख लेते हैं, r स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं, ये आ जाएगा। और ये हम जानते हैं कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं कि, तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E बराबर KQ अपॉन R। तो ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। जो वैल्यू हम निकालना चाह रहे थे वो था हमारा एप्सिलॉन को लेके बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो ये बाहर
वाले बिंदु के लिए निकल के आया है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हम ई निकाल रहे हैं वो आउट वाले पॉइंट के, तो ई आउटसाइड के लिए k/r² आया है। अब हम इसको सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो मैं ऐसे लिखूं कि सिग्मा के रूप में, तो सिग्मा के रूप में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके लिए देखो हम क्यू है, क्यू को सिग्मा के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो आवेश है वो आयतन में परिबद्ध है, तो आयतन में परिबद्ध होगा तो सिग्मा ही होगा, वहां पर आयतन आवेश घनत्व रो यूज होगा तो हम सिग्मा ही लिखेंगे, यहाँ रो की फॉर्म में लिखें। तो इसको रो की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो देखो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर कितना होता है, क्यू आवेश और इसका आयतन कि किसने कितने आयतन में आवेश परिबद्ध है। तो यहाँ देखो इसका आयतन, ये गोला है और इस गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई, और कैपिटल आर का क्यूब आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखें 4/3 पाई और एच गोले की त्रिज्या कैपिटल आर उसका क्यूब हो जाएगा। और यहां से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो ये यहां से निकलेगा, ये 3 में है, 3 डिवाइड में आ रहा है तो इस 3 को अपन ऊपर लिख सकते हैं, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो 4 पाई r क्यूब और बटा 3, ये क्यू की वैल्यू यहां से निकल करके आ जाएगी। अब जो ये क्यू का मान है, ये क्यू का मान हम यहां पर रख देते हैं, तो यहां रखने से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ई आउटसाइड ये आ जाएगा। देखो के और के की वैल्यू कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको यहां लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू डिवाइड में क्या है ये r², और यहां देखो q, और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो 4 पाई कैपिटल R क्यूब, और जो इसका 3 है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ई आउट, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिखें, तो ई आउट ये आ जाएगा रो, और यहाँ पर क्या है R क्यूब डिवाइड में ये 3, ये एप्सिलॉन नॉट, तो 3 एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r²। तो अपन ये कह सकते हैं कि गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान आयतन आवेश घनत्व की फॉर्म में ρ/3 एप्सिलॉन नॉट r³ होता है, और जहां कैपिटल R क्या है, एच गोले की त्रिज्या, स्मॉल r क्या था कि जहां पर हम निकालना चाहते थे विद्युत क्षेत्र वो वाले डिस्टेंस है। क्या मैं ऐसे कहूं कि जो हमने गॉसियन प्रश्न चुना था उसकी त्रिज्या, ये हमारा रिजल्ट आया है। अब हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जो बाहर स्थित बिंदु पे विद्युत क्षेत्र है वो किस पर डिपेंड करता है, तो ये विद्युत क्षेत्र है वो r पर डिपेंड करता है, तो यहाँ के लिए ये लिखा जाएगा कि जो ई आउट है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। तो जैसे जैसे हम एच गोले से बाहर की तरफ जाते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही कमजोर पड़ता जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र बहुत वीक हो जाएगा। ये यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है। अपना जो अगला दूसरा पॉइंट है वो ये है कि एच गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो पृष्ठ के लिए क्या हो जाता है, स्मॉल r है वो इसकी त्रिज्या कैपिटल R के इक्वल होगा, तो रिजल्ट में सिर्फ हम यही करेंगे स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा वहां से। तो इसके लिए अपन लिखें तो दूसरा पॉइंट है गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर, और गोले के पृष्ठ पर स्थित जो बिंदु है उसके लिए स्मॉल r किसके बराबर हो जाता है, कैपिटल R के लिए, ये हमें निकालना है। तो हम यहां पर लिख देंगे कि हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो ई आउट होता है, आउटसाइड पे जो विद्युत क्षेत्र था वो निकल के आया था KQ/स्मॉल r²। दूसरा हम ये जानते हैं जो ई आउटसाइड उसकी वैल्यू होती है ρ/3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R³ स्मॉल r², जो यहां से ये लिखा गया है पृष्ठ पर। तो पृष्ठ के लिए कंडीशन वैल्यू कर देंगे R =
कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहां से जो आएगा ई आउट वो क्या हो जाएगा के क्यू और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां रो की फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसको अपन ये लिख सकते हैं कि ई आउट है वो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन आर की जगह स्मॉल ये कैपिटल आर, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट होगा तो 1 आर बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ई आउट इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ये इसका आंसर होगा। अब बस हमारी एक लास्ट स्टेप बची है तीसरा कि गोले के अंदर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब हम वो कैलकुलेट करते हैं। थर्ड है गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और अंदर के लिए आर लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा। यहां वही कि ये एच वाला गोला है, इस एच वाला गोले के अंदर आयतन में आवेश वितरित है धन आवेश। ये और ये इसका केंद्र O है और इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। कैपिटल आर एच वाले गोले की त्रिज्या है और इसके सेंटर O से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है और वो विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो हम देखेंगे। और ये क्या है एच वाला गोला और त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर है। इसके लिए हम देखो बिंदु P पर निकालना है तो वही एक गाउसियन पृष्ठ का चयन करते हैं। गाउसियन पृष्ठ इस बिंदु P से गुजरता हुआ जाना चाहिए। तो यहां से हम वही गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो इसके बिंदु P से गुजर रहा है। तो ये इसका गाउसियन पृष्ठ है। तो मैं लिखूं कि r स्मॉल r त्रिज्या का गोलाकार या गोलीय गाउसियन पृष्ठ ये आ जाएगा। इसके लिए वही हम अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं ds और अल्पांश क्षेत्रफल ds की दिशा तल के लंबवत बाहर की तरफ, जो हमने पहले भी कभी चर्चा की थी कि हमें जहां क्षेत्रफल की दिशा निकालनी है वहीं हम ब्रश से कलर करते हैं तो जो डंडे की डायरेक्शन होती है वो क्षेत्रफल की दिशा होती है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी तो इधर की तरफ जाएगा इसका ds वेक्टर। अब हमें विद्युत क्षेत्र भी पता करना है तो प्लस आवश्यक विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ जाता है तो विद्युत क्षेत्र भी इधर ही जाएगा। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र भी बाहर ds भी बाहर, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे और एक डायरेक्शन में होंगे तो इनके बीच का एंगल भी क्या लिखा जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दिशा में है। अब हमें करना क्या है कि इस गाउसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो हमें फ्लक्स निकालना है। तो उस फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी कि गाउसियन कैसे लिखूं r त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ से पारित का मतलब संबद्ध लिंक्ड पारित विद्युत फ्लक्स। तो इससे पारित विद्युत फ्लक्स कितना होगा तो वही E वेक्टर डॉट ds वेक्टर और बंद पृष्ठ के लिए ये कितना हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री, क्योंकि जो थीटा हटाएंगे तो cos थीटा और थीटा के लिए यहाँ पर कितना था 0। तो इसको आगे सोल्व करें तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू E कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा
ये अंदर बचेगा ds, cos 0 का मान 1 होता है। अब यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो गाउसियन पृष्ठ के छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल है, उसका समाकलन कर देते हैं तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल और पूरे पृष्ठ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, और इसकी त्रिज्या कितनी है कैप स्मॉल r, तो यहाँ लिखा जाएगा 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर आएगा। तो हम यहाँ ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू E, और ds की जगह कितना आ जाएगा 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। दूसरा टारगेट हमारा ये है कि गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालना, तो वो कितना होगा, तो गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध जुड़ा हुआ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, तो इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, सॉरी विद्युत आवेश, क्योंकि फ्लक्स तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमें आवेश की वैल्यू निकालनी है। तो इसके अंदर कितना आवेश है, तो टोटल के ऊपर जो आवेश था वो हमने Q माना था, और एक होता है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व का मतलब है कि आवेश कितना पास है, वो आवेश के गाढ़ेपन को बताता है। तो इसमें आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो सब जगह आवेश घनत्व रो तो एक समान होगा, लेकिन आवेश देखो कंप्लीट के ऊपर जो आवेश है आयतन में वो Q है, और हमें चाहिए सिर्फ इस गाउसियन पृष्ठ में इसके अंदर कितना आवेश है, तो टोटल आवेश है Q, और मान लेता हूं इस गाउसियन पृष्ठ में आवेश कितना है Q प्राइम, तो हमें Q प्राइम की वैल्यू निकालनी है, तो आवेश है वो मान लेते हैं Q प्राइम जो हमें निकालना है। तो ये कैसे निकाल पाएंगे, तो जो टोटल Q दिया हुआ है वो कहां पर है, इस कैपिटल R त्रिज्या के गोले के आयतन में है, तो मैं ऐसे लिखूं R त्रिज्या, इसको यहां लिख लेते हैं कैपिटल R त्रिज्या के गोले के आयतन में वितरित आवेश, तो इसके आयतन में कितना वितरित आवेश है, तो वो हमने देखा था Q है, और जो इसका आयतन है उस आयतन को भी हम क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, इसमें जो आवेश था वो Q था, तो एकांक आयतन में कितना होगा, तो एकांक आयतन में वितरित आवेश Q बटा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब हो जाएगा, और हमें चाहिए किसके अंदर सिर्फ गाउसियन पृष्ठ में, और गाउसियन पृष्ठ का जो आयतन है वो कितना है, गाउसियन पृष्ठ का आयतन 4/3 पाई गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या R क्यूब, तो इसमें कितना आवेश होगा, तो हम ये कहें कि 4/3 कैपिटल R क्यूब में आवेश है Q, तो एकांक आयतन होगा Q अपन ये वाला, तो फिर 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब आयतन में वितरित आवेश कितना होगा, तो Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू ये वाली वैल्यू, ये आ जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और जो भी ये आवेश आया था इसको हमने क्या नाम रखा है Q प्राइम, तो Q प्राइम की वैल्यू हो जाएगी Q R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, और Q प्राइम क्या है गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, और गाउसियन पृष्ठ में जो परिबद्ध आवेश है उसको हमने क्या कहा है समेशन Q कहो या Q प्राइम कहो या Q कैपिटल A स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R, ये इक्वेशन हमारे पास है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारा काम बचा है वो सिर्फ अब गाउस का नियम अप्लाई करना बचा है, तो हम लिखें कि गाउस के नियम से बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 3 समीकरण 3 में 1 व 2 का मान
रखने पर। तो रखते हैं, तो E डॉट ds की वैल्यू कितनी आ चुकी है, E इंटू 4πr²। तो E 4πr² इक्वल टू समेशन क्यू की वैल्यू कितनी है, Q स्मॉल r क्यूब अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट और उसका एक कैपिटल R क्यूब है, ये आ जाएगा। यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Q स्मॉल r क्यूब अपॉन 4π स्मॉल r² कैपिटल R क्यूब। R स्क्वायर है, R क्यूब है, तो ये कैंसिल होके यहाँ क्या बचेगा, R। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर Q स्मॉल r अपॉन 4π और कैपिटल R क्यूब। ये हमारे पास रिजल्ट आया है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, गोले के अंदर है, इनसाइड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे I है, ये इनसाइड हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा इसका फॉर्म चेंज कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है, आंसर हो या नहीं। तो यहां इसको लिखें E इनसाइड, तो ये 4π इसको K लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा K क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब और स्मॉल r। तो जो इनसाइड विद्युत क्षेत्र निकल के आ रहा है, इसको देखने से हमें ये पता चलता है कि जो इनसाइड में विद्युत क्षेत्र है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, R के ऊपर। यानी R बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र इनसाइड में। ये हमें देखने को मिला है। यहां से लास्ट और है कि अगर हम इसको रो की फॉर्म में लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, तो यहां से हम इसको रो की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रो बराबर होता है आवेश क्यू और कितने आयतन में होता है, तो टोटल आयतन कितना था, पाई कैपिटल R क्यूब। अचानक गोले त्रिज्या की, तो यहां से क्यू की वैल्यू निकालें तो ये कितना आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/3 रो पाई कैपिटल R क्यूब। ये क्यू की वैल्यू यहाँ इसके अंदर रख लेते हैं, तो E इनसाइड कितना आ जाएगा, क्यू की जगह आ जाएगा ये 4/3 रो पाई कैपिटल R क्यूब, स्मॉल r है, डिवाइडिंग 4π R क्यूब है। R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या, E इनसाइड 4 से 4 पाई से पाई, ये बचेगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू R बचेगा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अचानक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, आप उसको रो की फॉर्म में लिखो। तो हम इसको रो की फॉर्म में इस तरीके से लिख देंगे। अब हमारा लास्ट 1 मिनट का टॉपिक और बचा है कि इसके बीच में ग्राफ कैसे खींचा जाए, तो हम वो ग्राफ खींचते हैं। देखो इसके साथ में हमने अब तक जो रिजल्ट निकाले हैं उनको एक बार लिखे बहुत स्पीड से, कि जो हमारा सबसे पहले हम आउटसाइड पे बात कर रहे थे, तो वहां पर जो हमारा रिजल्ट आया था वो K/R² आया था, सिग्मा की फॉर्म में इसको रो की फॉर्म में हमने लिखा था रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r²। और इसी को देखने से हमें ये पता चल गया था कि E आउटसाइड किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r²। जो दूसरा हमने निकाला था इसकी सरफेस पर, तो सरफेस पर आया था K अपॉन कैपिटल R² आया था, और इसको हम रो की फॉर्म में लिखे तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट है। फिर हमने इसके इनसाइड में निकाला है, तो इसके जो इनसाइड में आया था वो था रो, ये K की फॉर्म में तो ये था कि K अपॉन R और कैपिटल R क्यूब, या इसको रो की फॉर्म में देखें तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन इनटू स्मॉल r। यहाँ से ये पता चल रहा था कि जो E इनसाइड में होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, R के। साथ में अगर हम देखें कि E केंद्र या इसको हम सेंटर लिखें तो सेंटर के लिए क्या होता है, R की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ R 0 तो कंप्लीट 0, तो इसके अंदर सेंटर कितना हो जाएगा, 0। इसको देखते हुए अगर हम ग्राफ खींचे तो हमें कैसा मिलेगा, तो देखो यहाँ इधर हम ले लेते हैं R, इधर हम ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र E। तो जब R की वैल्यू 0 है, देखो यहाँ पर तो R की वैल्यू है 0, यहाँ पर जाते हैं तो R हो जाता है गोले की त्रिज्या R के बराबर, इसके आगे चले जाएंगे तो R है वो गोले की त्रिज्या से ज्यादा, इसके अंदर R की वैल्यू गोले की त्रिज्या से कम हो जाएगी, इसके अंदर की बात। तो
तो इसके r बराबर 0 था, तो वहां पर हमें विद्युत क्षेत्र भी 0 मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हम इसके इनसाइड की बात करें, तो इनसाइड में जैसे जैसे r बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, तो r इधर बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा। और प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है, एकदम सीधा। तो इसकी जो सरफेस है, सरफेस तक ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और सरफेस पर आकर के इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी वो हम देखें। तो सरफेस पर तो इसकी वैल्यू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो जैसे ही हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो ई सरफेस इक्वल हो जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ई की वैल्यू इस लाइन पे शो कर रखा है, तो ये यहाँ इसके सामने आएगा तो इसमें लिखा जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो ये कहाँ की बात हो रही है, इसके इनसाइड की बात है। ये सरफेस पर, अब सरफेस से बाहर जाते हैं आउटसाइड पे, तो ई आउटसाइड क्या होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर, और 1 अपॉन आर स्क्वायर का ग्राफ डायरेक्ट नीचे जाता है। तो ये वाला ग्राफ इसका इस तरीके से आएगा। तो ये किसके लिए आया है, ई आउटसाइड प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का पूछा जाता है कि अचानक होने के लिए ई व आर के मध्य ग्राफ खींचिए, तो हम ये ग्राफ इस तरीके से खींचेंगे। इसी के साथ ही अपना टॉपिक आज के लिए इतना ही।